महेश राठौड़ अब सीरियस हो गया और फिर उसने अपने स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहा, राठौड़ परिवार के सारे नौकरों तक यह बात पहुंचा दो कि उन्हें अपना मुंह बंद रखना है और हां, गलती से भी किसी के मुंह से यह बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। स्टाफ ने महेश राठौड़ से कहा, जी सर, मैं अभी सारे नौकर तक ये बात पहुंचा देता हूं। और फिर वहां से चला गया। जब उस स्टाफ ने सफेद कपड़ों में बंधा उन दोनों लाश के बारे में सोचा तो उसके मन में भी डर समा गया। अभी तक बड़े मालिक को लेकर हर किसी को यही लगता था कि वो कितने सीधे, कितने दयालु और कितने दिल के साफ थे, लेकिन किसी ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मौका भी आएगा जब वो इस तरीके से उभर कर लोगों के सामने आएंगे और उनके होते हुए ऐसा काम भी हवेली में होगा। इससे पहले कि वो स्टाफ महेश राठौड़ की नजरों से दूर जा पाता, तभी उसको फिर से महेश राठौड़ की आवाज सुनाई दी। उसे वो अपने पास बुला रहा था। रुको और मेरी बात सुनो। महेश राठौड़ ने कहा, तुम जब घर के नौकरों तक ये बात पहुंचाओ तो उन पर कड़ी नजर रखना और देखना कि इस बात को सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है और वो सबसे पहले क्या काम करने जाते हैं। हमें उनकी हर हरकत पर नजर रखनी है और अगर तुम्हें लगे कि किसी का बर्ताव सही नहीं लग रहा तो तुरंत मुझे आकर बताना। महेश ने उस नौकर को वहां से फिर जाने का इशारा किया। वो स्टाफ महेश राठौड़ का खास था और वो जानता था कि अगर महेश राठौड़ को किसी पर शक हुआ तो वो उसकी क्या हालत करेगा। डरते डरते उसने महेश से कहा, जी सर, आप फिक्र मत करिए, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। जब वो वहां से चला गया तब महेश राठौड़ ने अपने बेटे विराट राठौड़ से बात करते हुए कहा, वो दोनों स्टाफ जिनकी लाश अभी यहां से बाहर गई है, क्या वो लोग वही थे जो आर्य के साथ आज रंधावा परिवार के घर में गए थे? विराट राठौड़ ने अपना सिर हिलाते हुए महेश राठौड़ को जवाब दिया, हाँ, आपने ठीक समझा, वो दोनों वही लड़के थे। पहले तो मैं आर्य को बताने वाला था कि ऐसे गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे उसे बताने से पहले कि उसने उनके साथ ऐसा कर दिया। पर मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से यह मामला संभाल लेगा। जब महेश राठौड़ ने यह बात सुनी तो उसने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि उसका पोता कोई बेवकूफ लड़का नहीं बल्कि ताकतवर और होशियार था, इसलिए उसके साथ गलत करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि आर्य अभी भी बच्चा था और इन खानदानी दुश्मनों से अनजान था, इसलिए कभी भी कोई भी उसका फायदा उठा सकता था। फिलहाल के लिए तो महेश राठौड़ आर्य को लेकर निश्चिंत हो गया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कभी ना कभी तो आर्य मुसीबत में पड़ जाएगा और उसे उस दिन के लिए अभी से ट्रेनिंग देना जरूरी था। फिलहाल के लिए तो आर्य के अंदर इस बदलाव को देखकर उसके दादाजी और चाचा उसके बचपन के बारे में बात करने लगे। महेश ने विराट से आर्य के बारे में सवाल करते हुए कहा, विराट, तुम्हें याद है बचपन में हमारा आर्य कैसा हुआ करता था? विराट राठौड़ ने कहा, हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूं। और अभी तो आर्य को देखकर लगता ही नहीं कि वो अभी वो बच्चा है जो बचपन में डरपोक हुआ करता था। महेश
आर्य की तारीफ करते हुए बोला, हाँ वही तो, वो बचपन में तो कुक को चिकन काटते हुए भी देख नहीं पाता था, और आज उसने अपने 2 दुश्मनों को मार गिराया है। विराट ने महेश से कहा, मैं समझ पा रहा हूं पापा कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आप आर्य की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसकी आगे की ट्रेनिंग मैं खुद करवा दूंगा। मैं तो कहता हूं कि आप उससे बात करो और समझाओ कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे मन ही मन उन दोनों नौकरों को मारने का अफसोस होगा। वैसे भी आर्य वैसा इंसान नहीं है जिसे लोगों के मरने से फर्क ना पड़े। उसे पता होना चाहिए कि हमारा परिवार कुछ गलत नहीं कर रहा, बल्कि जो गलत कर रखे हैं उनको सजा दे रहा है। इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। विराट राठौड़ ने महेश राठौड़ से बात करते हुए कहा, आज जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, उन लड़कों ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो आर्य को पता लग गया और उन पर शक हुआ होगा, इसलिए उसने उन लोगों को मारा है। और उसे फंसाने की जो कोशिश हुई थी उसमें भी इन दोनों का ही हाथ होगा। ये दोनों स्टाफ शुरू से ही हमें धोखा दे रहे थे, इसलिए अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता तो वो आगे भी ऐसे ही हमारे परिवार का नुकसान करते रहते। इसलिए आर्य ने आज उन्हें मारकर एक अच्छा काम किया है। उसने तो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप लिया है। महेश राठौड़ काफी सालों से उस शहर में नहीं था, और विराट तो वहीं उसी शहर में रहता था, इसलिए उसे इन सब के बारे में ज्यादा पता था। और तो और विराट राठौड़ को अपने भतीजे के उस सपने के बारे में भी पता था, जिसके बाद से आर्य के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया था। इसलिए वो आर्य के किसी भी काम में इतना आश्चर्यचकित नहीं हो रहा था जितना कि महेश राठौड़ था। विराट ने देखा कि इतना सब होने के बाद भी महेश राठौड़ आर्य को लेकर परेशान था, इसलिए उसने कहा, पापा वैसे तो मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अभी भी आपको आर्य की फिक्र हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार उसे अपने पास बुलाकर उससे बात कीजिए, तो आपकी परेशानी शायद थोड़ी कम हो जाएगी। महेश राठौड़ काफी देर से कुछ सोच रहा था, और जाहिर सी बात थी कि वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिर में उसने कहा, तुमने जो कहा वो ठीक ही कहा। ये बात सच है कि आर्य काफी समझदार हो गया है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ करता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसके हर एक्शन पर सवाल मत उठाना, लेकिन उस पर नजर रखना और ये पता करने की कोशिश करना कि क्या सचमुच उन दोनों लड़कों ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया या नहीं। विराट ने महेश को दिलासा देते हुए कहा, जी पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर मामले की जांच अच्छे तरीके से तहकीकात करूंगा। आर्य को पहले लगा था कि जब उसने इन दोनों नौकरों को मारा था तो उसके दादा और उसके अंकल तुरंत उसे बुलाकर उससे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उस समय आर्य ने किसी से भी सवाल ना करने की उम्मीद नहीं लगाई थी। उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्यों उसके दादा और उसके चाचा ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। उधर घरों से बाहर बैठे सारे नौकर शांत थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग आर्य की आंखों में आंखें डालकर देख सकें। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनसे कोई छोटी या बड़ी
किसी भी तरीके की गलती ना हो जाए, जिससे आर्य उनसे नाराज हो जाए और उनकी हालत भी वही करे जो थोड़ी देर पहले उन दोनों नौकरों की हुई थी। आर्य ने भी इस बारे में किसी से कोई सवाल या कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ बंटी से कहा था कि वो हर नौकर के रिएक्शन पर ध्यान रखे कि कहां क्या हो रहा है। बंटी ने आर्य से सवाल करते हुए कहा, छोटे मालिक, आपको क्या लगता है, क्या हमारे परिवार के गद्दार अभी भी जिंदा हमारे बीच घूम रहे हैं? तभी उसने देखा कि सारे नौकरों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत थी। सारे नौकरों को बहुत ध्यान से ये देख रहा था। आर्य अपने कपड़े साफ करके नए कपड़े पहनकर गार्डन में घूम रहा था। वो देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी नहाकर और अपने बालों को साफ करके आया था और गार्डन में ठंडी हवा लेने के लिए निकला था। हालांकि नौकर आर्य से डरे हुए थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ बंटी को अपने पास बुलाया और फिर टहलते टहलते उसने उससे सवाल करने की कोशिश की। क्या चाचा जी या दादाजी की तरफ से कोई मैसेज आया है? क्या उन्होंने उन दोनों लड़कों के बारे में कुछ पूछा? बंटी ने आर्य के सवालों का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, अभी तक तो किसी की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। मुझे तो लगता है कि उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला होगा क्या क्या हुआ है और उन लोगों ने क्या करने की कोशिश की, वरना अभी तक तो वो आपको अपने पास बुला चुके होते। आर्य ने बंटी को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि कुछ दिन इन नौकरों पर अच्छे से नजर रखो और मुझे एक लिस्ट बनाकर दो कि कौन से नौकर पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। इस तरीके से हम उनकी जगह बदल देंगे और जो बहुत खास लोग हैं बस उन्हें ही हम अपने घर के अंदर रखेंगे। बंटी ने आर्य की बातों का कुछ जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन सोचने लगा कि क्या सचमुच आर्य ऐसा करने वाला था। बंटी के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर छुपा था। उसने आज आर्य कुछ इस तरीके से देखा था, उसके बाद तो डर होना लाजमी था। वो बस बार बार यही सोच रहा था कि क्या उसने आर्य की बात मानकर सही किया या फिर गलत। वैसा करने से पहले बड़े मालिक और विराट को भी इस बारे में जानकारी दे सकता था, लेकिन क्या ऐसा करना सही होता? बंटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस बार बार उसी बारे में सोचे जा रहा था कि क्या किसी भी तरह उन नौकरों को बिना मारे सजा दी जा सकती थी। वो रात बीत गई और दूसरे दिन की सुबह हुई। आर्य अपने कमरे से निकलकर मेन हॉल में खाना खाने जा रहा था। हॉल के रास्ते से गुजरते हुए आर्य हर नौकर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। आज आर्य को वहां के माहौल में काफी बदलाव नजर आया। रोज जो नौकर उसे गुड मॉर्निंग बोला करते थे, आज सब लोग सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। दो गद्दारों को सजा देकर नौकरों में डर फैलाने के बाद क्या होगा, आर्य का अगला कदम